मैगजीन तैयार। बस फिर सिलेक्शन का इंतजार करो और अंत में कम पढ़ो, ज़्यादा सोचो, जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, पढ़ने का स्मार्ट तरीका अपनाओ, जो भी पढ़ो उसे एक दिन में 3 बार दोहराओ और इस तरह आईएएस बनने के योग्य हो जाओ। मैंने अंदर ज्ञान की कोपले फूट रही थी। वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर सिर्फ यूट्यूब से तैयार हो सकता है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? मैंने सवाल के अंदाज में कहा। अच्छा बताया, यह तरीका फॉलो करूंगी। एंजल ने हंसते हुए कहा। वैसे आपने कोचिंग कहाँ से ली थी और कोचिंग लेने का कोई फायदा हुआ? मैंने पूछा। मैंने बाजीराव एम रवि से कोचिंग ली थी, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ लगता यार। मुझे तो लगता है कि 1.5 साल बर्बाद हो गए, काश कोचिंग नहीं ली होती। सर सर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी। हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही आता है। यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है, खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। आपने कोचिंग करके देख ली और कोचिंग को का पढ़ाया हो, कितना प्रीलिम्स और मेंस में आता है यह भी देख लिया होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं तब तक यूपीएससी के किले को भेदना नामुमकिन है। वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है ना? मैंने गंभीर होते डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा। कोचिंग का खराब अनुभव रखते हुए सोच रही हूँ कि शादी ना करूँ, ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा ना हो, जिस तरह से कोचिंग करने के बाद हो रहा है पछतावा। ऐसा क्या क्यों आ रहा है तुम्हें? अच्छा छोड़ो, आपके अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? यूपीएससी के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी तो हो ही जाती है। जैसा किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वह मुश्किल नहीं देखेगा, हर मुश्किल से लड़ेगा जब तक प्यार को हासिल न कर ले। ठीक वैसे ही यदि यूपीएससी के सपने से आपको प्यार हो गया तो इस दुर्गम किले को फतेह किया जा सकता है। जीत अब आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहूँगा या पाकर रहूँगी। जब आप ठान लेते हैं कि मैं बन के दिखाऊंगी, तो आप टाइम पास व बहानेबाजी के लिए 1 मिनट भी काम नहीं करते। अब तो मस्तिष्क इस बात पर काम करना शुरू कर देता है कि सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाए। अब आप कई बेहतर अनुशासित रहने लगे हैं, हर समय हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगी की भावना से पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। लगनशीलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्वदेशी खाने से कई गुना स्वाद विदेश में घटित होने वाली अच्छी घटनाओं में आने लग जाता है। अब किताबों के पढ़ने महबूबा की आंखों की तरह अति सुंदर लगने लग जाते हैं और फिर क्या, मसूरी की टिकट कंफर्म हो जाती है। सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई जरूरी है। गुणवत्तायुक्त पढ़ाई कैसे करें? इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई को काम नहीं आदत समझो। जो भी पढ़ो अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और उसका एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करो। गुणवत्ता अच्छी अचानक नहीं आ जाएगी, उसके लिए अपनी बुद्धि को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अपने को अनुशासित करना रखना पड़ेगा तथा अपनी मेधा का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप के लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे उतनी तेजी से आप पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करोगे। आप हर सप्ताह 15 मिनट यह सोचने में जरूर लगाएंगे कि क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रही हूँ, अगर नहीं तो क्या क्या, तथा इस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव लाने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से 15-15 घंटे की पढ़ाई में हजारों सिविल सेवा अपराधी 3-3, 4-4 साल तक सिविल सेवा परीक्षा तक नहीं निकाल पाते। लेकिन कुछ एक छात्र ऐसे भी होते हैं कि गुणवत्तायुक्त तथा वैज्ञानिक तरीके से 5-6 घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग करते हैं? क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल नहीं होना चाहती। समान करने के अंदाज में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ झलक रहा था। सफल छात्र एग्जाम में असफल नहीं होना चाहते, इसलिए बंद कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की कोशिश करते हैं, जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे पहली बार एग्जाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्जाम में असफल हो ही जाते हैं और कभी भी अपनी गलतियों को कठोरतापूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपने स्टडी रूम, कोचिंग क्लास रूम में ही बहुत अधिक गलतियां करते हैं। यह गलती से सीखते चले जाते हैं। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है। ओके, वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नजर आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों का जवाब तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी एक ऐसे विषय की व्यर्थ चिंता में गुजार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग। भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य खराब हो जाता है, परंतु भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना भी होता है क्योंकि इससे वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत जो अब जा चुका, भविष्य में जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच छोटा सा वक्त है वर्तमान का, यही अस्तित्वमान है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का सपना। हाँ, एक बात और, अतीत और भविष्य को अस्वीकार न करें। साथ ही यह भी है कि सिर्फ अतीत और भविष्य के साथ ही ना जिए। कोशिश करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, वह भविष्य को खो देते हैं और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं वह कभी भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है, न कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात वर्तमान आप बनाते हैं
उसी के अनुरूप आपका भविष्य स्वतः निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम से सींचते हैं, तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। ठीक उसके उलट पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का ना तो कोई भविष्य होता है, ना ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदा वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे बस में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़े? जो गुजर गया वह भी हमारे बस में नहीं था, उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ सीख जरूर सकते हैं। वर्तमान में हमें अंधा बनाए रखता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। अतीत में कोई कभी त्रासद घटना हुई होती है तो भी परिपक्वता इसी में है कि हमें अतीत की दुखद यादों को छोड़ वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय तरीके से जीने का सतत प्रयास करना चाहिए। जो वर्तमान समय का स्वाद लेता है वह अगला पिछला नहीं, कुछ भी साल लेता है। मैंने यह आर्टिकल चलती ट्रेन में लिखा और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छपने के लिए भेज दिया। रात्रि में सोने जाने से अपनी डायरी में एंजल ने लिखा, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायने में अर्थ देता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद का एहसास करते हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कल्पना करनी चाहिए। हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो वह हमें हरदम चेष्टा करता है, हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिनको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं। लक्ष्य के निर्धारण से फायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा का ज्ञात होना चाहिए और बीच में बाधाएं आने पर हम विचलित नहीं होते बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए दृढ़ संकल्पित बने रहते हैं। बाधा ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंखें हटते ही आपको दिखती है। अतः कोशिश यही होनी चाहिए कि लक्ष्य पर आंखें निरंतर लगी रहें। लक्ष्य तय करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें जब तक उस लक्ष्य का सफल वेदन ना हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पीयर्स अपने वकालत के पेशे में शुरुआत में असफल हुए, लेकिन उन्होंने यह लक्ष्य बना लिया था कि 999 बार असफल होने पर भी वह वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल वकील बने बल्कि आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म दे देते हैं तब हम उस लक्ष्य से अपने संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास के साथ उसके साथ प्रयत्न करते हैं वह उतना ही हमारे करीब आ जाता है। लक्ष्य को जब इतनी गहराई से चाहा जाता है, व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। थैंक यू।